आपका दोस्त और आज का होस्ट देवेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो आज हम देखने वाले हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर सबसे पहले देखते हैं कि जो रुदरफोर्ड भाई साहब थे उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और फिर कंक्लूजन क्या निकाला था कि जिससे उन्होंने थॉमसन के मॉडल को गलत ठहराया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल। हम उसका सिर्फ एक एटम का ऐसा क्रॉस सेक्शन देखेंगे। और यहाँ से ऐसे अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर बम्बार्ड किए गए थे। देखो, अल्फा पार्टिकल हमने देखा था पिछले लेक्चर में क्या होते हैं, हीलियम के डबली चार्ज न्यूक्लियर। उनको ऐसे बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो फिर देखो, उन्होंने पहले क्या सोचा था कि एटम अगर हम थॉमसन मॉडल के हिसाब से मारेंगे तो फिर मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो तो आगे पास ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज अगर मारेंगे स्फीयर को, देखो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो गोल्ड फॉइल के जो आइटम्स हो जाएंगे वो भी मतलब मैक्सिमम जो स्पेस होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो वो रिपेल होकर पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। फिर उनको ऐसा लगा था रुदरफोर्ड को। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आए कि जब हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं ऐसे, तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मान लो कि अगर हमने 1000 अल्फा पार्टिकल लिए स्टार्टिंग में, तो फिर लगभग 990 अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेक्टर रखा था जिससे पता चल रहा था, ठीक है। फिर 990 पार्टिकल्स आगे सीधे निकल गए। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे कि ये ऐसा कैसे हो गया कि 990 पार्टिकल सीधा निकल गए। और फिर और बहुत कुछ किया तो ऑब्जर्व कि मतलब अगर 1000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा ऐसे 180 डिग्री पे वापस आ गया था, कुछ पार्टिकल ऐसे गए थे कुछ एंगल के ऊपर, कुछ पार्टिकल समथिंग ऐसे। फिर ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन उनको मिले। फिर उन्होंने सोचा कि अभी कुछ मॉडल में चेंज लाना पड़ेगा, कि मतलब ये आइटम का जो मॉडल है कुछ और ही है जो हमने सोचा था उसके मुकाबले। रुदरफोर्ड मॉडल के जो ऑब्जर्वेशन थे उसके बारे में उन्होंने फिर आगे कंक्लूजन्स क्या क्या निकाले वो देखते हैं। तो उन्होंने दी थी रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट बताया था वो था कि जो मोस्ट इज एम्प्टी इनसाइड द। अब उन्होंने ऐसा बोला क्यों था, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे वो सीधा गए थे बिना डिफ्लेक्ट हुए, इसलिए बोला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी है। फिर उसके बाद में बोला कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज resides at the center of the atom। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो एक जो पार्टिकल हमने देखा था कि जो 180 डिग्री के ऊपर ऐसे जा रहा था वो सीधा ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में आया वापस। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो मिडल में जो है ना बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगी, मतलब अगर मैसिव अमाउंट में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ही अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे आके जीरो होगी और फिर रिवर्स होगी, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। इसलिए बोल दिया ये। और फिर उन्होंने ये जो सेंटर ऑफ द एटम था उसका नाम दिया न्यूक्लियस, और बोल दिया कि जो एटम का जो मैक्सिमम मास है वो न्यूक्लियस में रिसाइड करता है और जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियस में ही रिसाइड करता है। और जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले थे वो थे कि पूरा एटम का जो मॉडल है उसके अंदर मिडल में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो ऐसे कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स के फॉर्म में ऐसे घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के साइड में, ठीक है। तो उन्होंने ये सब कंक्लूजन निकाले थे। फिर बाकी सब ने मान लिया था कि हाँ मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये सब प्रूव हो रहा था, तो ये कंक्लूजन सही हो गया। लेकिन बाद में
एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपनी थियरी निकाली थी जिसका नाम था मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि जो अभी कोई भी अगर एक चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में घूमेगा, अब देखो अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो फिर वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में। तो फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखिए, वो एक उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज है जो हमने देखा था पिछली बार -1.6 × 10⁻19 कूलम्स में। तो फिर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, उसकी जो ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर रेडियस कम होगी तो ऐसा स्पाइरल पाथ में ऐसा घूमेगा, जाके एंडिंग में न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। फिर ये तो थियरी गलत हो गई, तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो जाएगा तो पूरा एटम का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो गया ना। फिर अगर मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से देखेंगे तो रदरफोर्ड की थियरी पूरी गलत प्रूफ की गई। फिर बाद में अभी देखते हैं कि और आगे बोहर ने क्या क्या किया कि जिसके वजह से उन्होंने अपनी थियरी को सही माना। मैक्सवेल थियरी की वजह से जो रदरफोर्ड की थियरी है वो कैसे रॉन्ग प्रूफ हुई थी। तो फिर हम लोग बोहर की थियरी की तरफ बढ़ने के पहले रदरफोर्ड ने जो जो बताया था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो बताई थी उन्होंने, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला निकाल के दिया था उन्होंने, जो था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू R0 समथिंग कॉन्स्टेंट है इंटू A⁻⁴। अब ये A क्या है, ये A है एटॉमिक एटॉमिक मास ऑफ द एटम। मान लो अगर हम लोग लेंगे भी R0 की वैल्यू जो होगी ना वो वैरी करेगी 1.2 फर्मी से लेके 1.4 फर्मी के बीच में, वो दे दी जाएगी क्वेश्चन में कि ये कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, और फर्मी का यूनिट होता है 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर में, ये याद रखना है। और जो ए होगा वो होगा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे, मान लो भी ऑक्सीजन एटम ले लिया हमने, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R0 इंटू ऑक्सीजन का जो ये होगा वो हो जाएगा 16⁻⁻⁴। इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी अगर एटम का न्यूक्लियस की अगर रेडियस फाइंड करनी होगी तो हम ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़, उन्होंने एक डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर देखेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे, देखो डेंसिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। फिर देखो न्यूक्लियस को हमने एक स्फीयर माना हुआ है, तो उसके वॉल्यूम की जगह पे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। ठीक है, और जो मास में लिखेंगे वो हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी उसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा A/Na। अब ये Na क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर हमें मास का कंजर्व मतलब अगर कन्वर्जेशन करना है हमको, जैसे कि अगर AMU में दिए हुए है 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम्स में, ये कन्वर्जन भी याद रखना है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर डेंसिटी निकाली हुई है A/Na से कर दिया मास। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर हम R की वैल्यू डालेंगे यहाँ से लेके, तो क्या आएगा हमको A/Na अपॉन 4/2 पाई इंटू R0 का क्यूब इंटू A⁻⁴ का होल क्यूब। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ A, और ये A और ये A कट जाएगा। तो अब देखो Na कांस्टेंट है जो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट, तो ओवरऑल जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगी वो हो जाएगी कांस्टेंट। फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी एटम का न्यूक्लियस लेंगे तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, मतलब वैरी नहीं करेगी। अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे, नाइट्रोजन का देखेंगे, किसी का भी देखेंगे, फिर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस वैरी नहीं करेगी। हमको पता चल गया किससे, रदरफोर्ड्स मॉडल। हमने अभी देखा था जो रदरफोर्ड्स में देखा एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अभी देखेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो एक पार्टिकल में होते हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके अंदर लॉज वगैरह यूज होते हैं। जो फर्स्ट लॉ यूज होगा वो होगा कूलम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स होगा वो ऐसे डिफाइन होता है, फोर्स बराबर के समथिंग कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 है फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज, Q2 है सेकंड पार्टिकल का चार्ज और रेडियस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और K की वैल्यू जो होती है वो याद रखिए 9 × 10⁹ ये वैल्यू काम में आती है आगे, ये ऐसा यूनिट्स में होता है सब कुछ। और Q1 Q2 कूलम्ब्स में, रेडियस मीटर में डालनी होती है, ठीक है। तो सेकंड काम में आता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ के, यही क्या है ये, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर, बाकी कुछ फर्क नहीं है। और ये माइनस जो होता है ना, वो माइनस साइन पहले से ही लगाना होता है। मान लो अगर दो नेगेटिव चार्जेस है तो उनके बीच का जो पोटेंशियल जब भी लिखेंगे तो फिर Q1 की जगह पे ये लिखेंगे, Q2 की जगह पे ये लिखेंगे, और फिर पोटेंशियल माइनस माइनस ओवरऑल हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस ये प्लस और ओवरऑल माइनस। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच का अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव डालेंगे नेगेटिव, और ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। तो ऐसे हम ये फॉर्मूले याद रखिए, आगे जाके काम में आएगी। अभी हम लोग देख लेते हैं कि मोशन ऑफ, मतलब देखो सबसे पहले हम एक नया यूनिट डिफाइन कर लेते हैं एनर्जी के लिए, जो कि होगा सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। उसको हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डिफाइन होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब ये तुम बोलोगे ये तो कुछ देखी फिगर लग रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग है और ये एनर्जी ऑफ यूनिट। देखो ये जो है ना, ये है यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल है ना, उसका सिर्फ एक कन्वर्जन। फिर ये कन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि अभी जो हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी चार्ज की वैल्यू पहले ही बहुत कम होगी, तो फिर जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो बहुत कम होगा। तो फिर अगर हम हर बार जूल में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना। इसलिए हमने एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी होगा जो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज़ करेंगे आगे हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल। अब इसके लिए हम ये सब फॉर्मूले वगैरह यूज़ करेंगे, अभी देखते हैं। अभी मान लो अगर हमने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया और क्या किया, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जो था 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको इस पोटेंशियल से पास करेंगे। फिर फ़र्क क्या पड़ेगा, तो देखो जो अपना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको भी देखते हैं। अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का और एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला अलग है और ये एक फॉर्मूला अलग है। ये कब होगा फॉर्मूला यूज, जब दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल रखे हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। और ये कब होगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तब, Q × ΔV। फिर यहाँ पर जो ΔV है वो हम रखेंगे 20 वोल्ट और जो Q होगा वो होगा ये, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे 20 वोल्ट × 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो हो जाएगा 20 इलेक्ट्रो वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्जन करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 20 × 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो अभी हम और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या था, हीलियम का डबली चार्ज न्यूक्लियर। तो उसमें हम लोग सेम अगर मान लो 20 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हम कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, सॉरी यहाँ पर जब हम माइनस, यहाँ पर एक -1 आएगा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1 होता है। तो ये हो जाएगा ये ऐसे -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर जो चेंज होगा वो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2+, मतलब ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस में ये पॉजिटिव है, इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वो हो जाएगा टोटल हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ऐसे किसी भी पार्टिकल के लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दिया होगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं अलग से। मान लो एक अल्फा पार्टिकल है जिसके पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है
हमको दिया हुआ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक अल्फा पार्टिकल की। फिर हमने सेम ये वाला प्रोसेस अप्लाई किया कि एक 20 वोल्ट के बैरियर से हमने उसको पास किया, तो उसकी पूछा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी है वो बता दो। फिर देखो हम एनर्जी कंजर्वेशन जब करेंगे ना, तब देखो कैसे लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी प्लस जो एनर्जी में चेंज आएगा उसको ऐड करेंगे, तब जाके फाइनल एनर्जी मिलेगी। जो फाइनल एनर्जी लिखेंगे उसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस जो यहाँ पर डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सेम क्वेश्चन ले लें एक इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन लिया, सेम 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किया अप्लाई, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 ली, तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली जो एनर्जी बचेगी हमारे पास में हो जाएगी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम किसी भी पार्टिकल अगर प्रोटॉन आया हो, पॉजिट्रॉन देखा था ना पिछले क्लास में, मतलब कुछ भी आने दो, हमको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे Q इंटू डेल्टा V, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट में सबको सॉल्व। तो फिर देखो हमने अभी देखा कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल है ना, पोटेंशियल देख लिया था, तो फिर अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वो कैसे निकालेंगे। फिर इसका मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते। देखो जो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर जो न्यूक्लियस रखा गया था और जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो बम्बार्ड किए गए थे, अभी जो 180 डिग्री पे जो पार्टिकल ऐसे जाके ऐसा हुआ था ना, उसके बारे में सब हम कैलकुलेशन देखते हैं। अभी ये अल्फा पार्टिकल ऐसा आया स्ट्रेट, और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से रुक गया, उसको मान लेते समथिंग आर मिनिमम। ठीक है, ये ऐसा रुका, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब रुक गया। तो फिर से उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो रिपल्जन करेगा तो पीछे जाएगा, और यहाँ से फिर से वेलोसिटी से पीछे भाग जाएगा। तो फिर हमको निकालना है जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा वो यही होगा। मतलब अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तब उसको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो तो कंजर्व होती है, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। अभी अगर हम टोटल एनर्जी लिखेंगे तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ तक ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल को स्टार्टिंग में कुछ v अल्फा वेलोसिटी से फेंका गया था, और उसका मास होगा m अल्फा, ऐसे मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल का। फिर अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर से, तो क्या आएगा, हाफ m अल्फा इंटू v अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम मान लेंगे कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है पहले से, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। फिर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r इक्वल टू इन्फिनिटी का डालेंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो अल्फा पार्टिकल आ रहा है और हमें फाइनल यहाँ तक निकालना है, स्टार्टिंग से यहाँ तक, तो फाइनली तो रुक रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 0 हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगी उसको हम लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से। अभी k इंटू Q1 मान लेंगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और Q2 मान लेंगे न्यूक्लियस का चार्ज। फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा, मान लेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है, उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा Z इंटू ई Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा R मिनिमम का होल स्क्वायर, सॉरी R सिर्फ R मिनिमम, क्योंकि सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आएगा k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था फोर्स वाले फॉर्मूले में, पोटेंशियल एनर्जी में होगा R। फिर इस हिसाब से 0 0 गया, और फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो R मिनिमम होगा इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, टोटल k 2e ZE अपॉन हाफ m अल्फा इंटू v अल्फा।
ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि मिनिमम मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालो, तो हमको सब ये देंगे, एम अल्फा, वी अल्फा, जेड दे देंगे। बाकी सब तो वैल्यूज हमको पता है, तो हम निकाल सकते हैं आराम से आर मिनिमम की वैल्यू। और एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें पूछते हैं कि मान लो अभी अगर एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है और एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उन दोनों के न्यूक्लियस का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा उनका रेशियो निकालो। तो वो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है दोनों में सेम, इनिशियली वी अल्फा ही है, इसमें भी इनिशियली वी अल्फा ही है, और अभी निकालो इसका रेशियो। तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी देख लेते क्या क्या है। यहाँ पर की कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ये भी ई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, जेड डिफरेंस आएगा, और हाफ कांस्टेंट है, एम अल्फा कांस्टेंट है, वी अल्फा भी सेम है क्योंकि दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम दी गई है अल्फा पार्टिकल की। तो फाइनली जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा आर मिनिमम की, वो आ जाएगी जेड की प्रोपोर्शन। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू जेड ऑफ नाइट्रोजन अपॉन जेड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी से लिख सकते हैं आराम से। तो उस हिसाब से ये आ जाएगा रेशियो, जेड ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 7 और जेड ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 8। हम बोल सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 7/8। तो अभी हम लोगों का रदरफोर्ड मॉडल ख़त्म हो चुका है। तो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने कैसे बोला कि मैक्सवेल की थियरी में क्या गलत था या इसमें से क्या सही था, उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।